हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये चल रहा है और डिस्कस करेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशंस। देखिए मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो हैं इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बिल्कुल वही रोल है जो न्यूटन्स लॉ का है मैकेनिक्स में, बिल्कुल वही रोल है। किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस या डाइलेक्ट्रिक्स की एब्सेंस में जो 4 लॉज हैं, फंडामेंटल लॉज इलेक्ट्रिसिटी के और मैग्नेटिज्म के, मैक्सवेल ने उन 4 लॉज को इकट्ठा किया। अलग से कोई लॉज, अलग से कोई इक्वेशन नहीं है। ये जो 4 लॉज या 4 इक्वेशंस थी इलेक्ट्रिसिटी की और मैग्नेटिज्म की, मैक्सवेल ने उन 4 लॉज को या 4 इक्वेशंस को इकट्ठा कर दिया, एक साथ लिख दिया और उसके बेस पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका डिस्क्रिप्शन पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ये हुआ। वो जो 4 लॉज हैं जिनको हम कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस, वो सब आप पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, थर्ड है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फोर्थ है एम्पियर मैक्सवेल्स सर्कुलर लॉ। ये 4 हैं, ये 4 इक्वेशंस हैं। आप देखिए एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझते जाएंगे आप लोग। जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है ये है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हैं इसके बारे में, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आप जानते हैं कि अगर हमारे पास ये कोई एक क्लोज्ड सरफेस है किसी भी शेप की, किसी भी आर्बिट्रेरी शेप की, और इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, सपोज़ ये है +Q1, ये है -Q2, ये है Q3, ये है Q डैश, ये है Q डबल डैश। तो आप जानते हैं कि इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा उसका जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू को हम लोग गॉस लॉ से ऑब्टेन कर सकते हैं। फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस S E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ ऑल द एनक्लोज चार्जेस। ये होता है। जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? जो कंक्लूजन है वो भी आप समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी अगर चार्जेस हैं तो वो सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का। कोई भी चार्ज, चाहे वो स्टेशनरी हो चाहे वो मूविंग चार्ज हो, वो सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर चार्ज होंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सेकंड इक्वेशन है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। कि अगर आपके पास कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है S, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स फाई B, फाई सफिक्स B इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल फॉर क्लोज सरफेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस S B डॉट ds
ये हमेशा ज़ीरो होता है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हुआ कि आपने अगर एक वॉल्यूम लिया, क्लोज सरफेस मतलब हुआ कि आपने एक वॉल्यूम लिया, सरफेस क्लोज है तो आपने एक वॉल्यूम लिया, तो उसमें जो दोनों पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। तो नॉर्थ पोल से जो फील्ड लाइंस चलेंगी, यहाँ से बाहर निकलेंगी, वो साउथ से एंटर हो जाएंगी। अगर यहाँ से फील्ड लाइन चलेंगी ये यहाँ से अंदर, तो जो फ्लक्स जितना आप देखें ये प्लस का, तो ये उतना ही माइनस का। अगर आपके पास एक करंट लूप भी है, ये एक करंट लूप है, तो आप जानते हैं जो करंट लूप होता है वो बिहेव करता है एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये नॉर्थ पोल पीछे साउथ पोल, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलेंगी वो चलेंगी ये फील्ड लाइन चलेंगी इस तरह से। तो जितना भी फ्लक्स अगर इससे बाहर निकलता भी है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उतना ही एंटर भी हो जाएगा। इसलिए जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस क्लोज सरफेस से बाहर निकलने वाला, वो ज़ीरो होगा। अगर हम लोग एक कोई वॉल्यूम लेते हैं, क्लोज वॉल्यूम ले लेते हैं, तो क्लोज वॉल्यूम में जो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल होगा उसका वो ज़ीरो होगा, क्योंकि दोनों पोल एक साथ एग्जिस्ट करते हैं हमेशा, उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जबकि चार्जेस को आप अलग कर सकते हैं, इसलिए जो फाई ई होता है वो ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो हो, लेकिन जो फाई बी होगा मैग्नेटिक फ्लक्स वो हमेशा ज़ीरो ही होगा। थर्ड इक्वेशन है मैक्सवेल्स इक्वेशन, या थर्ड इक्वेशन है मैक्सवेल इक्वेशन थर्ड, या फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है। आपको याद होगा कि अगर ये एक क्लोज लूप है और आप लोग इसके पास एक मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं, नॉर्थ पोल ये, साउथ पोल ये, याद होगा ना। तो हम लोग क्या करते थे, देखते थे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इससे पास होने वाला, वो चेंज होता था इसके मोशन की वजह से, या इसके मोशन की वजह से। जो इस रिंग से या इस लूप से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो चेंज हुआ करता था। तो आपको याद होगा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला था वो था E = -d∅b/dt। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता था वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इसके इक्वल हुआ करता था। और आप जानते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या होता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ये होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज लूप। तो ये जो होगा ये हो जाएगा -d∅b/dt, इसके इक्वल हो जाएगा। जैसे कि ये मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 1 थी, ये मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये होगी मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 3। आप देखिए जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है इसका मतलब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, कहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन होता है तो वो सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कहीं पर वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो उसकी वजह से वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ये इसका मतलब है। फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन आप देखिए, जो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है ये है एम्पियर मैक्सवेल्स
सर्कुलर लॉ। प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along closed path या along closed loop C is equal to mu naught times the current bounded by that closed path। I का मतलब ये टोटल करंट है, तो I का मतलब क्या होगा, mu naught। I का मतलब होगा IC यानी कंडक्शन करंट एंड प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन आप जानते हैं बट डिस्प्लेसमेंट करंट ID ये होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू A DE अपॉन DT या एप्सिलॉन नॉट D फाई E अपॉन DT ये होता है। अगर आप लोग ये वाली पुट कर देंगे यहाँ पर तो मिल जाएगा आप लोगों को कि वी हैव पुटिंग द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट we have fourth Maxwell equation integration over closed loop C B dot dl is equal to mu naught IC plus epsilon naught A DE अपॉन DT या म्यू नॉट I सफिक्स C प्लस एप्सिलॉन नॉट ये जाएगा अंदर तो E जो होगा फाई E हो जाएगा, तो D फाई E अपॉन DT। ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन निकल के आती है। ये आती है फोर्थ इक्वेशन। और आप देख सकते हैं यहाँ से इस इक्वेशन मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर था आप देख रहे थे कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है या वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ करती थी। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो ये इक्वेशन आई है हमारे पास, इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है या अगर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाया करता है। तो ये अगर ये फोर इक्वेशंस को आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि यही सोर्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था, मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको कुछ बात बताई थी। वो बात फिर से याद दिला दूँ आप लोगों को। मैंने आपसे कहा था कि कहीं पर अगर कोई चार्ज है, कोई स्टेशनरी चार्ज है, तो स्टेशनरी चार्ज सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, आपको याद होगा मैंने बताया था। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर कहीं पर चार्ज स्टेशनरी नहीं है बल्कि मूविंग चार्ज है, जब मूविंग चार्ज है तो मूविंग चार्ज सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का भी, क्योंकि मूविंग चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक करंट और वो सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का। और मैंने आपको बताई तीसरी बात, मैंने आपसे कहा था कि कहीं पर अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है तो वो सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। और ये बात देखिए यहाँ पर ये बात सामने आज आ गई है कि अगर कहीं पर कोई भी चार्ज एक्सेलरेटेड है, उसका मोशन अगर एक्सेलरेटेड है तो आप देखेंगे क्या होगा कि जब चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जब चार्ज का मोशन एक्सेलरेटेड है तो करंट वेरिंग होगी। जब करंट वेरिंग होगी, जब करंट वेरिंग होगी, करंट में वेरिएशन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वेरिंग होगा। जब वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वेरिंग होगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वेरिंग होगा, तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो कैसा होगा, वही वेरिंग होगा। तो आप देखिए यहाँ पर एक ख़ास बात ये भी रहेगी
कि यहाँ पर जो सोर्स है, ये जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे वो बताऊंगा आप लोगों को कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे और फिर वो सोर्स का साथ छोड़ जाते हैं, सोर्स से कनेक्टेड नहीं रहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर चल के करते हुए वो चले जाते हैं आगे, और ये हम कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं ये एक ऐसी वेव होती हैं जो मैकेनिकल वेव्स नहीं होती हैं। आप लोगों ने बहुत सारी वेव्स पढ़ रखी होंगी, मैंने 11th क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को मैकेनिकल वेव्स के बारे में, मैंने बताया था, और तब मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था। मैंने बताया था कि मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं वो किसी भी मीडियम में एक ऐसा डिस्टर्बेंस होती हैं जो बिना अपनी फॉर्म चेंज करे हुए मीडियम में आगे बढ़ती हैं, लेकिन वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर मीडियम रिक्वायर्ड था, वहाँ पर मीडियम रिक्वायर्ड था। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनको प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना किसी मीडियम के वो आगे बढ़ती जाती हैं और उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। उनकी स्पीड जो होती है, क्योंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उनकी स्पीड जो होती है वो लाइट की स्पीड के इक्वल ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये उनकी स्पीड हुआ करती है। देखिए जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है आप लोगों को, उसके बेस पर मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना कर दिखा रहा हूँ। ये सपोज ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहाँ पर वेरिएशन होता है कोई भी चार्ज का एक्सेलरेटेड मोशन जब होगा तो चार्ज के वेरिएशन, चार्ज जब किसी भी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा तो आप देखेंगे कि एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में है, साइन वेव की तरह ये मैग्नीट्यूड होगा इसका E0, और आप देख रहे हैं ये जो E0 है और इसके वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में है, सपोज अलोंग जेड एक्सिस है। ये माइनस E0 होगा। तो आपने देखा ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, पहली बात मैंने कहा कोई चार्ज है, जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, अगर वो एक्सलेटेड है तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। और चार्ज का मोशन एक्सलेटेड है तो करंट भी वेरी करेगी, तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होगी। आप देखिए कि वो एक्स वाई प्लेन में उसके वाइब्रेशन होंगे। इसके वाइब्रेशन इस प्लेन में होंगे, ये जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन से परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में है। ये फील्ड B0, ये माइनस B0, ये B0, तो इसके जो मैग्नेटिक वेक्टर होंगे वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। इस तरह से
और ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, एक्स एक्सिस जो है ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं इस पर बेस्ड, कि ये तीनों हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुआ करती हैं। कौन कौन? कि वेक्टर E, वेक्टर B एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स are always mutually perpendicular to each other। ये बात इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे इसके एग्जाम्पल, जितनी भी लाइट आपको नज़र आती है ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। जो भी हीट वेव्स होती हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जो एक्स रेज होती हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अल्ट्रा वायलेट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। लॉन्ग वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। रेडियो रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। तो ये सब होते हैं। और दूसरी बात, ये जो नेचर इसका है, आप देखिए कि दो तरह की वेव्स बताई थी मैंने आप लोगों को 11th क्लास में, कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलोंग जिनके वाइब्रेशंस होते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, और जिसके वाइब्रेशन जो होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं ये होती हैं ट्रांसवर्स वेव। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनका नेचर ट्रांसवर्स नेचर है। इसको प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।